आज हम डिस्कस कर रहे हैं, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। चल कुंडल धारा मापी, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। बेसिकली धारा मापने का यंत्र है, या किसी परपथ में कोई विक्षेपण आपको देखना होता है तो वहां ये काम आता है। और एक ऐसा यंत्र है, ऐसा डिवाइस है जिसको हम एमीटर की तरह भी और वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसको हम परिवर्तन कर लेते हैं धारा मापी का अमीटर में भी और वोल्ट मीटर में भी, अर्थात इसकी सहायता से आप धारा भी ज्ञात कर सकते हैं और विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। बेसिकली बेटा वैसे तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा एक लेक्चर का टॉपिक है, तो उतना समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक बातें मैं इसकी बता दूंगा। देखिए होता क्या है कि ये कॉइल है और ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है, एक ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और यहां से एक विक्षेपक लगा हुआ है जो रीडिंग पढ़ता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा पा रहा इस टॉपिक को। इसका बेसिक बात समझना कि होता क्या है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने से उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, और उस बल युग्म का आघूर्ण, यह भी समझाता हूं मैं आपको कि बल युग्म का आघूर्ण होता क्या है। बेसिकली आप एक बात समझें कि यह कुंडली है और इस कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया हमने, बड़े ध्यान समझना, और इसे यहां से सस्पेंड कर दिया, लटका दिया गया है। इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ से, सभी को प्रणाम, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय भीम भाई साहब। अब इधर ध्यान दो। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ है, ये धारा है, इस पर बल कार्य कर रहा है ऊपर की तरफ। ऐसे ही मैं ये तार हैं चारों, ये कुंडली बनी हुई है, अंदर खाली है, या किसी पर रैप कर दिया। अब ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, बल क्या होगा, इधर होगा। ऐसे ही इस पर बल नीचे और इस पर बल इधर। बल जानते हैं F = IBL sin थीटा होता है, और थीटा वेक्टर बी और वेक्टर एल के बीच कोण होता है। अब जब आपने ऐसे सस्पेंड किया है, लटकाया हुआ है, ये बल और ये बल इनका परिणामी शून्य है, ये बल और ये बल इनका परिणामी शून्य है। यदि आपने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया, थोड़ा सा घुमाया, तो यहां से तो सस्पेंड किया, लटकाया हुआ है, ये बल और ये बल तो शून्य हो जाएंगे, लेकिन इस पर जो बल लगेगा वो ऐसे लगेगा। अब आपको लगता है जी बल तो ऐसे लगना चाहिए, ऐसे कैसे लग जाएगा? आप इस भाग को ऐसे देखिए, जैसे ये मार्कर है, भले उसका तल टेढ़ा है लेकिन ये तो स्ट्रेट ही है। इस पर क्षेत्र आपकी तरफ और धारा सपोज नीचे, क्षेत्र आपकी तरफ, धारा ऐसे, क्षेत्र ये और धारा ऐसे, बल क्या होगा, ऐसा होगा। देखिए बल जब भी होगा, ये जो अंगूठा है ये इसके भी, बी के भी और आई के भी, दोनों के लंबवत है। इनके बीच में कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बल है वो हमेशा इन दोनों क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। तो यदि ये वायर ऐसे है तो बल क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। तो वही आप समझने की कोशिश करें। विशाल जी ठीक है, राम मिलन जी अपना ध्यान रखो, इधर ध्यान दो, तो नंबर ले लो उनका, आराम से बात कर लेना, इधर ध्यान दो। यहां क्षेत्र ऐसे है तो बल क्या होगा, ऐसे होगा। यहां बल ऐसे, इस पर बल ऐसे, क्या बन गया, एक बल युग्म। यह लंबाई L है। देखिए आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा 3D फिगर से। यह लंबाई ऐसे है, लंबाई L है, ये IBL B के लंबवत है, ये IBL B के लंबवत है, तो ये एक बलयुग्म बन रहा है, एक IBL ये, एक IBL ये। और इस बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये IBL ऐसे,
ये IBL ऐसे, इन दोनों लाइन को बढ़ाएं, लंबवत दूरी क्या है इनकी, B ये है, लंबवत दूरी B ये है, ये वेक्टर A और ये क्या B, ये एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा, और ये भी एंगल थीटा आएगा, ये क्या B, ये B cos थीटा, ये B sin थीटा। आपको कम समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि IBL ये सिंपल बोल रहा हूं, IBL ये इनके बीच की लंबवत दूरी B sin थीटा होगी। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा मैं। तो जो टॉ है बलयुग्म का आघूर्ण है, टॉ इज इक्वल टू IBL इंटू क्या है, B sin थीटा। तो टॉ इज इक्वल टू IBL इंटू B इंटू साइन थीटा, L लंबाई, B चौड़ाई, ये क्या हो गया क्षेत्रफल, टॉ इज इक्वल टू कितना आ गया, IAB साइन थीटा। ये किसी कुंडली पर कार्य करने वाले बल युग्म का आघूर्ण है। हाँ मुझे पता थी आप ये बोलोगे, फिर से बता दो। मैं आप बहुत को सिंपल बात बोल रहा हूं बेटा, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं। ये कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। आप सिंपल एक बात समझ लो, ये L है, IBL ऐसे लगेगा, ये L है, IBL ऐसे लगेगा। एक बलयुग्म लगेगा जो उसे घुमाने का प्रयास करेगा। भाई मैं यहां खड़ा हूं, ऐसे खड़ा हूं, एक फोर्स मुझ पे ऐसे लगे और एक ऐसे लगे, घुमाएगा मुझे। तो ये IBL इनके बीच की लंबवत दूरी क्या, ये, और ये B है, ये थीटा है, ये B cos थीटा, लंबवत दूरी क्या आएगी, B sin थीटा। जहां B जो थीटा है, एंगल किसके बीच में है, कोण किसके बीच में है, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो IBL इंटू B sin थीटा, L इंटू B लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो टॉ कितना आ गया, IAB sin थीटा। जी शिवम जी, तो अब बात समझना, यहां पर जो कुंडली है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो रेडियल है, त्रिज्य क्षेत्र है, मतलब हर स्थान पर A और B के बीच कोण क्या रहेगा, 90 रहेगा। तो जब आप इसमें धारा प्रवाहित होगी, जैसे मैंने सिखाया आपको कुंडली का, तो इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, और वो बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, टॉ इज इक्वल टू N, दी N टर्न्स है, ये तो अकेले लूप के लिए है, N टर्न्स है, तो NIAB sin 90। तो टॉ कितना हो गया, NIAB। और आप सोचकर देखिए, जब ये कुंडली है, ये ऐसे लटकी हुई है, जब ये घूमेगी तो वो घूमेगी उल्टा तरफ धागा। फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार होता है जिससे वो बंधा हुआ है, और जहां संकेतक पे घूमती है वो, जब ये घूमेगी ऐसे तो वो घूमेगा ऐसे। जो बलयुग्म होगा वो विपरीत होगा, बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, विपरीत होगा। और एक कंडीशन में ये बलयुग्म का आघूर्ण और ये बलयुग्म का आघूर्ण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर विपरीत, वो वहीं रुक जाएगा। तो संकेतक उसके अनुसार जो उसकी रीडिंग देगा, बात समझे, उस पर धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर टॉ लगेगा, टॉ लगेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो तार उल्टा घूमेगा। आप जब झूला झूलते हैं ना, तो आपसे नीचे घुमाते हैं, ऐसे वो उल्टा घूमता है, या छोड़ोगे वो उल्टा घूम जाएगा ऐसे, बात समझ रहे हैं ना। तो वही इसका बलयुग्म का आघूर्ण तार का और इसका, एक अवस्था में दोनों बराबर और विपरीत हो जाते हैं, और जहां बराबर विपरीत हो गए वहीं वो रुक जाती है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो जो तार का बलयुग्म का आघूर्ण है, तार का बलयुग्म का आघूर्ण है, वो टॉ इज इक्वल टू C फाई। आप कहेंगे फाई क्या है, देखिए अब ये वायर ऐसे था, जब ये ऐसे घूमा तो मेरा आप नेल देखिए, ये कुछ ऐसे घूमा, और ये घूमा इधर, तो ये घूमा इधर, तो पहले मेरा नेल ऐसे था, अब ये ऐसे घूम गया, तो ये एंगल जो घूमा वो क्या है, फाई है, वो क्या है, फाई है। और C क्या है, C इंग्लिश में तो टॉर्सन कांस्टेंट है। C होता है मरोड़ी स्थिरांक, C क्या होता है, मरोड़ी स्थिरांक, टॉर्सनल कांस्टेंट। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट। तो NIAB इज इक्वल टू C फाई।
फाई जो ये एंगल घुमा है, थोड़ा सा एंगल जो घुमा है विपरीत, ये फाई है। ये वेबर क्या आ गया, शिवम यादव। एन आई ए बी इज इक्वल टू सी फाई, आई इज इक्वल टू सी अपॉन एन ए बी इंटू फाई, या आई इज इक्वल टू के फाई। के गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, सभी को नमस्कार। के को बोलते हैं धारा परिवर्तन गुणांक, के को बोलते हैं धारा परिवर्तन गुणांक। यहां मरोड़ी नियतांक क्या, धारा परिवर्तन गुणांक। और सी क्या है, मरोड़ी नियतांक। तो के तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो आप क्या देख रहे हैं, आई प्रोपोर्शनल टू फाई। मतलब जितनी इसमें धारा प्रवाहित होगी उतना फाई घूमेगा, ऊपर फाई घूमेगा, जितना फाई घूमेगा उतना संकेतक घूमेगा। जितना इसमें आई बढ़ेगा उतना फाई ज्यादा घूमेगा ऊपर, और जितना आई घूमेगा उतना संकेतक ज्यादा घूमेगा। तो धारा अधिक होगी तो संकेतक ज्यादा घूमेगा, धारा कम होगी संकेतक कम घूमेगा। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? गुड इवनिंग अंजलि जी। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो मैं पेपर सेट कर रहा हूं, एक एनसीईआरटी का सिलेबस है, एक क्वेश्चन मैंने रख दिया पहली बार, वो अगली बार से इंपॉर्टेंट हो गया। जो आपका सिलेबस है उसमें जो टीचर पेपर सेटर है उसका किस मूड से बना रहा है, क्या बना रहा है। कुछ टीचर पेपर सेट करते हैं प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखकर, कुछ बुक को देखकर सेट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता बेटा, सब इंपॉर्टेंट है। एक तो सिलेबस 30% वैसे भी कम कर दिया, 70 बचा, 70 में भी इंपॉर्टेंट ढूंढोगे, जो उन्होंने छोड़ा वो सब इंपॉर्टेंट ही है, सारा तैयार करें आप। तो आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, फाई। ये है आपका कॉन्सेप्ट चल कुंडल धारा मापी का। क्लियर है? अब आई इज इक्वल टू क्या है, के फाई। देखिए अभी लिखाया तो है बेटा, अभी तो लिखा है मैंने, लिखाया भी है, बताया भी है, मरोड़ी नियतांक। देखिए यहां पर एक धारा मापी की सुग्राहिता, एक टॉपिक है धारा मापी की सुग्राहिता। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सुग्राहिता का मतलब क्या है कि थोड़ी सी धारा प्रवाहित करें उस कुंडली में, क्या कमेंट पढ़े रवि जी, आपका कमेंट तो निकल गया, दोबारा लिखो। धारा मापी की सुग्राहिता क्या है, गुड इवनिंग बेटा, कि थोड़ी सी धारा प्रवाहित करें कुंडली में और धारा में विक्षेप आ जाए तो वो सुग्राही है, सेंसिटिव है। और धारा प्रवाहित करें और विक्षेप ना आए बहुत सूक्ष्म धारा पर तो वो सुग्राही नहीं है। अरे अभी तो बोला यार, वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको एनसीईआरटी का सिलेबस दिया है पढ़ने के लिए, इसमें से ये एग्जाम आना है, 70% सिलेबस रह गया, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा। मैं थोड़ी पेपर सेट कर रहा हूं, एग्जामिनर का मूड है क्या बनाता है। तो वो होगी सेंसिटिविटी। एक होती है करंट सेंसिटिविटी, इसे बोलते हैं धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता
ये होती है फाई अपॉन आई। एकांक धारा प्रवाहित करने पर जो तार में विक्षेप आता है उसे कहते हैं धारा सुग्राहिता। और यहां से फाई अपॉन आई कितना आ गया, NAB अपॉन सी। तो ये क्या आ गया, NAB अपॉन सी। जितना n ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, उतनी सुग्राहिता अधिक होगी। लेकिन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, जो फेरों की संख्या बढ़ा नहीं सकते, बहुत हैवी हो जाएगा। जितना क्षेत्रफल अधिक होगा सुग्राहिता अधिक है, जितना बी अधिक है सुग्राहिता अधिक है, जितना सी कम है सुग्राहिता अधिक है। और सी कम किसका होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर का। तो तार जो यूज करते हैं वो फॉस्फर ब्रॉन्ज का यूज करते हैं, तो धारा के लिए उतना ही सुग्राही रहेगा। एक होती है वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता ये क्या आ गई, फाई अपॉन वी। एकांक विभवांतर के लिए जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, विक्षेप आ रहा है, वो क्या है, वोल्टेज सुग्राहिता। और V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। और फाई अपॉन आई क्या है, इसे बोलते हैं CS, इसे बोलते हैं VS। तो ये क्या है, NAB अपॉन C। तो कितना आ गया, NAB अपॉन C इंटू R। ये वोल्टेज सुग्राहिता है। NAB क्या है, आप अभी आए हो क्या क्वेश्चन, दोबारा बोलो क्या क्वेश्चन आपका अरबाज। मतलब मैं एक बात बता रहा हूं बेटा, अभी आप बिल्कुल रवि अभी आए हो क्या तुरंत ही, या पहले से पढ़ रहे हो। चलिए, ये हो गई धारा सुग्राहिता और ये हो गई वोल्टेज सुग्राहिता। क्लियर है। अब मैं जो बता रहा हूं, N फेरों की संख्या है, A क्षेत्रफल है और B चुंबकीय क्षेत्र है। धारामापी का अमीटर में परिवर्तन। जी अंजलि जी, धारामापी का परिवर्तन किसमें, एमीटर में और वोल्टमीटर में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को परेशान करता है, क्लियर नहीं होता उतना उन्हें। तो होता क्या है, देखिए पहले तो आप समझें, किसी परिपथ में, ये कोई परिपथ है और यहां मैंने लगाते हैं इसको श्रेणी क्रम में, एमीटर लगा दिया, और वोल्टमीटर लगाते हैं समांतर क्रम में, ये V है। तो एमीटर तो वही डिवाइस है कि इसमें अधिकतम धारा प्रवाहित हो उससे होकर, और अधिकतम धारा कब जाएगी इसमें भाई, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो सारी धारा इसमें होकर ही जाए। तो I इज इक्वल टू, I अधिकतम कब होगा, जब R न्यूनतम होगा। तो इसका R क्या होता है, न्यूनतम होता है एमीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझना। जितना R न्यूनतम है उतना अच्छा है, 0 हो जाए तो I अनंत हो गई, सारी धारा प्रवाहित होगी इससे होकर। और यहां क्या है, सपोज ये धारा आपकी आ रही है 2 एम्पियर और ये है 3 ओम। जब ये नहीं था तो V इज इक्वल टू IR। धारा कितनी, वोल्टेज कितना था इसका, V इज इक्वल टू IR। I कितना 2 और ये कितना 3, कितना आ गया 6 वोल्ट। अब यदि आपने
लगा दिया वोल्ट मीटर और उसका प्रतिरोध है तो धारा बहेगी। तो यदि इसका प्रतिरोध है तो धारा बह रही है। सपोज इसमें कितनी गई 0.5 चली गई और इसमें कितनी गई 1.5 गई। अब इसका V कितना आ गया 1.5 इंटू आर 4.5। 1.5 कौन कंज्यूम कर गया? खुद वोल्ट मीटर। लगाया था मेजर करने के लिए कि एग्जैक्ट नाप ले, वो कम नाप रहा है और खुद कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे वोल्ट मीटर का फायदा क्या है? तो जो हमारा वोल्ट मीटर हो उसका रेजिस्टेंस क्या हो? अधिकतम हो, प्रतिरोध अधिकतम हो। और जितना प्रतिरोध अधिक होगा आई क्या होगा? कम होगा। इसमें धारा बहुत कम जाएगी। जो आदर्श वोल्ट मीटर है उसका तो आर अनंत हो गया अनंत, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर हो गया अनंत और ये क्या हो गया 0, धारा जाएगी नहीं। तो वो एग्जैक्ट क्या फाइंड करेगा? एग्जैक्ट वो उसका वोल्टेज फाइंड करेगा। तो आपको दो बात याद रखनी है कि एमीटर का प्रतिरोध हमेशा न्यूनतम हो, कम से कम होता है, और जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध अधिकतम होता है। ये बात क्लियर होगी? अरे खुशरो गुप्ता जी, ये बात क्लियर होगी तो आप बातों को समझ जाएंगे। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, और मुझे बनाना है इसे एमीटर। तो एमीटर बनाने के लिए इसका प्रतिरोध कम करूं या बढ़ाऊं? तो एमीटर का तो कम होता है, मैं कम करूं। गुड इवनिंग। लेट आते ही क्यों यार, मेरी बात समझ में नहीं आती। आर न्यूनतम है। यदि प्रतिरोधों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध बढ़ता है। आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यदि किसी प्रतिरोध को जोड़े समांतर क्रम में तो घटता है। यदि ये 2 है, ये 2 है, तो कितना आएगा सॉल्व करके? 1 हो जाएगा। तो मुझे यदि इसका प्रतिरोध कम करना है, इसका अपना प्रतिरोध है, इसकी अपनी धारा है IG, प्रतिरोध कम करना है मुझे, उसका एमीटर बनाना है, तो मुझे इसके समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध लगाना पड़ेगा जिससे तुल्य प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो मैंने एक समांतर क्रम प्रतिरोध लगा दिया जिसे बोलते हैं शंट। तो क्या हो गया? अब इसका प्रतिरोध कम हो गया। अब ये कैसे काम करेगा? एमीटर की तरह। कैसे काम करेगा? एमीटर की तरह। ये कुल करंट धारा आ रही है एमीटर में आई जा रही है, इसमें IG, तो इसमें कितना आ गया I माइनस IG। समांतर क्रम में विभव क्या होता है? समान होता है। जो इसका है वही इसका है। ये भी V, यहां भी V। तो ऊपर कितना आ गया? V कितना आ गया? IR IGRG। और नीचे कितना आ गया? I माइनस IG इंटू S। बस फिनिश। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हो, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना। आपको ये पता हो इसका V और इसका V समान है। V होता है IR IGRG, V होता है IR I माइनस IG इंटू S। अब कुछ भी पूछ लेगा कितना शंट लगाएं, इस प्रतिरोध को बोलते हैं शंट। तो लिख लो ऐसे, S पूछा आपसे, IGRG अपॉन I माइनस IG, और इसका कुल प्रतिरोध एमीटर का मैंने बताया था ना 1 अपॉन R इज इक्वल टू, यदि ये R1 है, ये R2 है, समांतर क्रम में है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आता है? ऊपर गुणा, नीचे योग, ऊपर प्रोडक्ट, नीचे सम। तो यहां से कितना आ गया इसका? RG इंटू S, ऊपर गुणा, नीचे क्या योग। ये क्या आ गया इसका? तुल्य प्रतिरोध। आप घर जाकर ट्राई कर लेना, कोई भी न्यूमेरिकल कैसा भी आपका रुकेगा नहीं। ठीक, ये हो गया धारा मापी का एमीटर में परिवर्तन। क्लियर है बच्चों?
धारा मापी का वोल्ट मीटर में परिवर्तन। जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिकतम बताया था हमने अभी आपको। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, जिसका प्रतिरोध Rg है और धारा कितनी जाएगी इसमें? Ig जाएगी। इसे बनाना है वोल्ट मीटर, तो इसका प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए क्या किया आपने? श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया, ये लगा दिया। अब प्रतिरोध क्या हो गया? इसका बढ़ गया। ये क्या बन गया? वोल्ट मीटर। और इसका V क्या होता है? IR। I तो सब में Ig जाएगी, श्रेणी क्रम में समान धारा बहती है। Ig और कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2, तो Rg प्लस RH। फिनिश। कैसा भी कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आया, आप तो सॉल्व कर लेंगे। और पूछता है आपसे RH कितना है, तो V अपॉन IG इज इक्वल टू Rg प्लस RH। तो यहां से RH कितना आ गया? V अपॉन IG माइनस Rg। और इसका कुल प्रतिरोध इसका वोल्ट मीटर का, तो सिंपल श्रेणी क्रम में है Rg प्लस RH। टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक आपका कंप्लीट। जी मिश्रा जी नमस्कार। समझ में आया आप लोगों को? जो भी मैसेज लिखो टॉपिक पूरा होने के बाद लिखो, कि पता लगे समझ में आया नहीं आया। बीच में कुछ मत किया करो, सुना करो केवल। क्योंकि आप सुनने की जगह लिखना शुरू करेंगे मैसेज बॉक्स में, तो आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। हाँ, टॉपिक पूरा होने के बाद बता दिया करो समझ में आया नहीं आया, थोड़ा हौसला अफजाई के लिए जरूरी है। चलिए, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। यार राम मिलन जी, तुम सर की स्पेलिंग ठीक लिखा करो, SIR होती है। मैं सर समझ देता हूं। चलिए चलिए, यस यस सर लिखा करो यादव जी। अपने संस्कार ध्यान रखो। विकल गुजर, तुम राम राम नहीं करी आज? विकल गुर्जर। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर। अब 3 बचे हैं बेसिकली मैग्नेट के अंदर: चुंबकत्व और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। अरे बेटा, अब रिपीट, अब तो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा अंजलि। अब तो आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा बेटा। लेट आई हो क्या? लेट आई हो? अच्छा, अपने लेट होने की सजा हमको बच्चों को दे रही हो? रिकॉर्डेड देखना बेटा। चुंबकत्व देखिए, जैसे आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, एक -q आवेश, एक +q आवेश। और सबको गुड इवनिंग, राम राम भाई साहब, राम राम। आपने वहां पढ़ा है कि ये -q आवेश, ये +q आवेश, एक द्विध्रुव बन रहा है, ये L, और द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होता है? P, और P कितना बताया था हमने? Q × 2L। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। जी आदर्श जी धन्यवाद। ये एक दंड चुंबक है, ये S और ये N, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। और
जैसे यहां आवेश है ऐसे ही होती है ध्रुवीय सामर्थ्य। इसे -m बोल सकते हैं, इसे +m बोल सकते हैं। m क्या है? ध्रुवीय सामर्थ्य, ध्रुव की अपनी शक्ति। बेटा अभी कुछ मत लिखो रवि कुमार, कुछ मत लिखो, मुझे सब याद है। आप केवल जो भी कमेंट देने हैं जब लेक्चर पूरा हो जाए, जब खड़े हो तब बोलो। आप वहां चलाएंगे ना पेन तो आपकी डिस्टर्बेंस, आपका खुद का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। टॉपिक चल रहा हो ध्यान से सारा, केवल आप कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पर करो। कोई बीच में कुछ मत लिखो, अंजलि शर्मा कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो। मैं खुद में लिखूंगा, आपके लिखने से क्या होगा? आप सुन लो, केवल अच्छे लिस्नर बन के सुनो। ये भी एल और ये भी एल, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, M = क्या होता है? कैपिटल M स्मॉल m × 2l। ठीक, ध्रुवीय सामर्थ्य इंटू उनके बीच की दूरी। और मात्रक क्या होता है? m का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। m का मात्रक है एम्पियर मीटर। और l क्या है? मीटर। l का है मीटर, तो m का मात्रक क्या आ गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव है। अच्छा, इसकी दिशा जो होती है m की, जो m की दिशा है वो द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश दिशा, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। हाय हिमांशु शुक्ला, बात समझ आई नहीं आई? तो जैसे वहां वैद्युत द्विध्रुव था, यहां क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव। क्लियर? डाउट तो नहीं बेटा किसी को कुछ भी? चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही एक द्विध्रुव और भी होता है। इसमें एक धारा प्रवाहित हो रही है, सपोज घड़ी की दिशा में। मैंने पहले बताया था ये क्या बन गया? साउथ। और यदि दिशा है घड़ी के विपरीत, ऐसे धारा बह रही है, तो ये क्या बन गया? नॉर्थ। ये साउथ, यदि घड़ी की दिशा में है तो साउथ, और घड़ी की दिशा विपरीत है तो क्या है? नॉर्थ है। तो ये भी एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव का मतलब है दोनों ध्रुवों, नॉर्थ भी और साउथ भी। यदि ये कोई वायर है, यदि यहां धारा क्लॉकवाइज है तो ये साउथ, पीछे वाला क्या बनेगा? नॉर्थ। ये साउथ, तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ। तो ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसमें एक ध्रुव नॉर्थ और एक क्या? साउथ। धारा बह रही है इसमें I, त्रिज्या है इसकी R। तो यह भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण
m इज इक्वल टू आई वेक्टर ए। मात्रक वही आया जो सेम वहां आया था, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यदि ऐसे है तो दिशा अंदर और ऐसे है तो दिशा बाहर। धारा ऐसे बह रही है, दिशा अंदर एम की, और ऐसे बह रही है, दिशा बाहर। विकास कुमार स्क्रीन पर आऊं? लो भाई साहब आगे आप क्या करना है बताओ, अगला आदेश। फिर से बताओ स्क्रीन पर आकर। अरे ये भी एक द्विध्रुव है जिसमें एक सिरा नॉर्थ, पीछे वाला क्या साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ तो वो साउथ, ये साउथ तो वो नॉर्थ। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? एम इज इक्वल टू आई ए, आई धारा ए क्षेत्रफल। सर हम ये स्टडी करके लाइफ में कहां उसे यूज, इसका इतना डिफिकल्ट, इतना आइडिया नहीं आशीष भाई, जो पढ़ा रहे हैं उसी का आइडिया है, उसे समझ लो बस आप। मतलब 50 मिनट की क्लास में आप इतने क्वेरीज हैं आपकी, आप केवल यहां ध्यान दो ना यार, लाइफ में क्या यूज है। मैं आपको 10 मिनट में ये एक्सप्लेन करूं सिलेबस को हटा करके इसका क्या यूज है। बात समझ में आई नहीं आई? तो एक हो गया चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण m इज इक्वल टू m इंटू 12, ये दंड चुंबक के लिए और ये धारावाही लूप के लिए। क्लियर? अब देखिए अब भूचुंबकत्व। देखिए होता क्या है कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। इसका कारण क्या है? जब भी किसी भी आप चुंबक को लटकाते हैं तो वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। यदि ये उत्तर में ठहर रही है तो और दक्षिण में ठहर रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त किसी लोहे के टुकड़े को किसी पृथ्वी के अंदर गाड़ देते हैं तो वो कुछ समय बाद चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये बात ये बताती है कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पर अपने अलग अलग राय दी। एक वैज्ञानिक बोले कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक रखा हुआ है, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा साउथ है। तो उन्होंने कहा जो चुंबक रखा है उसका साउथ पोल नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ पोल साउथ की तरफ। तभी तो चुंबक का नॉर्थ यहां रुकता है, नॉर्थ में। यदि चुंबक का ये नॉर्थ में रुक रहा है, इसका मतलब नॉर्थ में कोई ना कोई चुंबक है जिसका साउथ पोल है। तो ऐसी उन्होंने अपनी परिकल्पना दी कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक रखा हुआ जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण में और दक्षिण ध्रुव उत्तर में है, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो नॉर्थ को कौन आकर्षित करेगा? साउथ। तो नॉर्थ कहां रुकेगा? नॉर्थ में। लेकिन और वैज्ञानिक बोले कि पृथ्वी के अंदर इतना ताप है, पृथ्वी के अंदर इतना ताप है कि इतने ताप पर किसी पदार्थ में चुंबकत्व गुण विद्यमान नहीं रह सकता। अभी पढ़ेंगे आप अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रचुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ, उसमें क्यूरी ताप पढ़ेंगे। क्यूरी ताप वह ताप है जिस ताप पर पदार्थ, लो चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है। तो पृथ्वी के अंदर ताप तो क्यूरी ताप से बहुत ऊपर है, तो इतने अधिक ताप पर किसी चुंबक में चुंबकत्व तो रह ही नहीं सकता, तो पृथ्वी के अंदर चुंबक नहीं हो सकता। तो और वैज्ञानिक बोले फिर क्या रीजन है?
तो एक ने बताया कि जब सूर्य से कॉस्मिक किरणें आती हैं, सूर्य से कॉस्मिक किरणें आती हैं, उच्च ऊर्जाई किरणें आती हैं, और ये हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं उनको आयनित कर देती हैं, मतलब गैसों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को अलग कर देती हैं। कुछ गैसें ऑलरेडी आयन अवस्था में उपस्थित रहती हैं वायुमंडल के अंदर। जब पृथ्वी घूमती है तो वो आयन भी घूमते हैं, और उन आयनों के घूमने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो ऑरस्टेड का प्रयोग यही था ना, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऐसे धारा बह रही है, ऐसे। जब भी कोई आयन गति करेंगे तो आयनों की गति के कारण उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च चल रही है। तो यहां बेसिकली जो 3 भूचुंबकत्व के अवयव हैं, एक है दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एक है नति कोण, एंगल ऑफ डिप, और एक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाएं तो तल जो पास होता है उसे कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, भौतिक, मैं लिख के लाता हूं इसलिए, भौतिक याम्योत्तर। क्या क्वेश्चन का आंसर पूछा अरबाज खान? वैसे पीछे करना जरा, इनका क्वेश्चन पढ़ूं कौन सा। ये तुम लिखते क्यों रहते हो जो मैं बोलता रहता हूं उसे? तो देखिए, ये हमारा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने पर जो तल ये पास हो रहा है इसे कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। ये नॉर्थ और ये साउथ दोनों को मिलाएं, पूरा तल क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर। और किसी चुंबक को आप कहीं भी लटकाएं, दोबारा क्वेश्चन पूछ लो बेटा, वो चले गए मैसेज, मैं आपसे बोलता हूं दोबारा क्वेश्चन पूछ लो, क्या क्वेश्चन पूछना बोलो, मैं वेट कर रहा हूं। ये हमारा, हमने चुंबक कहीं भी लटकाया, वो कहां रुकेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये नॉर्थ है साउथ है, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने पर जो तल पास हो रहा है वो क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ या साउथ दोनों को मिलाओ, जो तल पास हो रहा है वो चुंबकीय याम्योत्तर। ये क्या था, भौगोलिक याम्योत्तर, ये क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर। इन दोनों को बढ़ाते जाओ, इनके बीच जो न्यून कोण बनेगा वो क्या है, दिक्पात का कोण। वो क्या है, दिक्पात का कोण। भौगोलिक यामोत्तर और जहां चुंबक रुकती है चुंबकीय यामोत्तर, इनके बीच जो बना न्यून कोण है वो क्या होता है, दिक्पात का कोण। सेकंड थिंग, नति कोण, एंगल ऑफ डिप। आप किसी चुंबकीय सुई को कहीं भी रख दें, या चुंबक को कहीं भी रख दें, तो वो क्षैतिज नहीं होगी, वो कुछ झुक जाती है, बहुत कम झुकती है, आपको एहसास नहीं होता उस चीज का। तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रहती, क्षैतिज नहीं होती, आप रखते हैं कुछ झुक जाती है। क्योंकि हमारा जो, देखिए ये हमारा
भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा भौगोलिक दक्षिण ध्रुव है, ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है। दोनों एंगल ऑफ डीप नहीं बेटा, एंगल ऑफ डिप। तो ये दोनों एक ही प्लेस पर नहीं है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव। तो इसके कारण चुंबक तो कहां रुकेगी, नॉर्थ साउथ में चुंबक का चुंबकीय उत्तरी दक्षिणी है, तो वो क्षैतिज से कुछ कोण बनाती है। वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रुकेगी, क्षैतिज से कुछ कोण बनाती है चुंबकीय सुई, वो क्या है, नति कोण। इसके दो घटक हैं, थीटा के साथ क्या होता है, कॉस, इसे बोलते हैं क्षैतिज घटक। बी अर्थ का है तो बी कॉस थीटा, और दूसरा क्या होता है, बीवी बी साइन थीटा। बी एच हो गया बी कॉस थीटा, और बीवी क्या हो गया, बी साइन थीटा। डिवाइड करें इसको इससे, तो बीवी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा। बी से बी कैंसिल हो गया, बीवी अपॉन बी एच इज इक्वल टू टेन थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू बीवी अपॉन बी एच, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बीवी अपॉन बी एच। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। वर्क करके जोड़ दूं तो बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर। तो यहां से b कितना आ गया, b आ गया अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर। दैट इज द रिलेशन। अब तो बोल दिया मिश्रा जी, टाइम खत्म हो गया था ना बेटा, 1 मिनट बचा है, 2 मिनट बचे हैं। बोलो क्या समझ में नहीं आया? तो मैंने बताया ना, वो झुक जाती है क्षैतिज के साथ, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो जो कोण बनाई है क्षैतिज के साथ वो क्या है, थीटा, वो नति कोण। तो ये बी थीटा के साथ क्या होता है, कॉस, ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। बी एच बी कॉस थीटा, बीवी बी साइन थीटा, इसको इससे डिवाइड सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दिया, बीवी अपॉन बी एच, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, बीवी अपॉन बी एच, बी से बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, टेन थीटा, टेन थीटा आ गया बीवी अपॉन बी एच, थीटा आ गया टेन इनवर्स बीवी अपॉन बी एच। वर्क करके जोड़ दिया, बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बी स्क्वायर बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू, दैट्स ऑल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये काफी बड़ा काम आज पूरा हो गया। कल हम इसमें कुछ चीज और बताएंगे, फिर हम स्टार्ट कर देंगे आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और नेक्स्ट वीक विद्युत चुंबकीय प्रेरण और आपका ये सब पूरा हो जाएगा। और हो सकता है हम आपकी प्रकाशिकी स्टार्ट कर दें, जो रे ऑप्टिक्स है। बस रे और वेव मेन है, मॉडर्न फिर भी हो जाती है। अल्फा से कर दो पांडे जी। जी यादव जी, जी अंजलि जी, जी राम मिलन जी, जी पाराशर जी, नमस्ते भाई साहब। ठीक है, चलिए, ओके, राम राम भाई साहब, राम राम, बाय।